हाय दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला में स्वागत है। मैं विशाल आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश और भारत के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। दोस्त, यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्त, हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर जानने से पहले दोस्त हम जानेंगे ग्रीन मफलर होता क्या है। तो ग्रीन मफलर वह होता है जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए हम जैसे जो बस्ती हैं, नगर हैं, वहाँ की जो राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कें जाती हैं उसके किनारे किनारे 4 या 6 पंक्ति में वृक्षों को लगाते हैं। ये वृक्ष क्या करते हैं, इन ध्वनि को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं या इन्हें रोकते हैं। इसी को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण। मैंने देखिए फोटो में यहाँ दर्शाया है, ये आपका सड़क है दोस्त। इस सड़क के दोनों किनारों पर देखिए यहाँ वृक्ष लगाए गए हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण को अधिक से अधिक कम कर सकें। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 5 जून, डी 11 जुलाई। तो जो विश्व ओजोन दिवस है दोस्त, यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर। यह क्यों मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है यह 1994 में इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि 16 सितंबर से अब ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह ओजोन क्या है? ओजोन जो हमारा वायुमंडल है दोस्त, वह 5 परतों में विभाजित है। हमारा वायुमंडल जो है वह 5 परतों में विभाजित है दोस्त। जो पहला परत हमारा है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरे मंडल को हम समताप मंडल कहते हैं। इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है दोस्त। यह ओजोन लेयर करती क्या है? जो सूर्य है इससे अच्छी किरणों के साथ साथ पराबैंगनी किरणें जो कि बहुत घातक होती हैं दोस्त, वह आती हैं हमारे पृथ्वी पर। यह जो ओजोन लेयर है, ओजोन की परत है दोस्त, समताप मंडल में पाई जाती है, यह इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर यह ओजोन लेयर ना होता दोस्त, यह पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी पर आती और सीधे आकर हमारी त्वचा से संबंधित रोगों को बढ़ावा देती। इस ओजोन परत का धीरे धीरे जो है क्षरण होता जा रहा है। जैसे दक्षिणी ध्रुव पर जो अंटार्कटिका है दोस्त, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा क्षरण हो चुका है। जिससे क्या होगा कि जब क्षरण हो जाएगा तो हमें त्वचा संबंधी रोग होंगे, पशुओं को, शिशुओं को, हमको सभी को जो है त्वचा संबंधी रोग होने लगेंगे। इसी ओजोन लेयर को बचाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिससे ओजोन परत का संरक्षण किया जाए। तो 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने यह घोषणा की कि अब 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं दोस्त, 14 सितंबर है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्त, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं ये जो 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर यही बात आ जाए दोस्त कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्त, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस, हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा है, जबकि दो देश ऐसे हैं दोस्त जहाँ की जो है हिंदी राष्ट्रभाषा है। कहाँ? एक फिजी है हमारा, फिजी, और दूसरा है मॉरिशस। ये 2 देश ऐसे हैं दोस्त जहाँ पर हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, जबकि हमारे भारत में हिंदी जो है यह
राजभाषा है, यानी कि राजकीय भाषा के रूप में है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्त। 10 जनवरी को क्यों विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को हिंदी का पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी हमारे भारत की जो है दोस्त, हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, जबकि फिजी और मॉरिशस की यह राष्ट्रभाषा है। दोस्त हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी माध्यमिक उपभोक्ता, डी अपघटक। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है दोस्त, इसमें क्या होता है कि जीवों के वातावरण और उनके भोजन के मध्य संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं दोस्त। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी, तो शाकाहारी किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए। शाकाहारी उसे कहते हैं जो शाक सब्जियों का सेवन भोजन के रूप में करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। इसी में आता है मांसाहारी, जो मांस का सेवन करते हैं भोजन में, उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। और जो शाकाहारी यानी शाक सब्जी के साथ साथ मांस का भी सेवन करें, उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी दोस्त। तो इसमें जो सूर होता है, सूर से पौधे जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं। क्यों उत्पादक होते हैं? क्योंकि वह उत्पादन का कार्य करते हैं। सूर से जो है, सूर के प्रकाश को लेते हैं प्रकाश पौधे, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और पानी मिनरल्स को लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्त, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। और इनको जो खाते हैं, उन्हें जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वे शाकाहारी होते हैं। उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और जो इन प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं दोस्त, उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। यानी पौधे हो जाएंगे प्राथमिक उत्पादक, और जिन पौधों को खाएंगे वो हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे वे द्वितीयक उपभोक्ता, और जो इन द्वितीयक उपभोक्ता को खाएंगे वे तृतीयक उपभोक्ता। और जो इन तृतीयक उपभोक्ता के द्वारा, यह तृतीयक उपभोक्ता जब मर जाएगा, इसको जो खाएंगे उन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं, यानी अपघटक कहते हैं दोस्त। यही चक्रण हो जाता है। जैसे ये पौधे हुए, पौधे को देखिए यहाँ दिया गया है, पौधे को क्या खाएंगे? चूहे खाए। चूहे को कौन खाया? सर्प खाया। सर्प को कौन खाया? बाज खाया। बाज को कौन खाएगा? यानी जब बाज मर जाएगा तो उसे कवक और जीवाणु खाएंगे। ये अपघटक का कार्य करते हैं कवक और जीवाणु। उसे मिट्टी में मिला देंगे, फिर वह मिट्टी से फिर पौधे उगेंगे, फिर वही यहाँ चक्रण हो रहा है, पुनः चक्रण होता चला जाएगा। तो जो हमारा पेड़ है वह हो जाएगा हमारा क्या? प्राथमिक उत्पादक। और जो हमारा चूहा है यह हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। सर्प जो है यह हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। जो बाज है यह हमारा हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। और जो ये कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स यानी हो जाएंगे ये अपघटक। तो दोस्त यही खाद्य श्रृंखला, ऐसे खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। इसमें जो शाकाहारी होते हैं, जैसे शाकाहारी यहाँ पर देखिए चूहा है, तो इसमें दिया शाकाहारी कौन होंगे? शाकाहारी जो होंगे वो हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। यह हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं दोस्त, वह हमेशा शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता देखिए यहाँ हिरण को दिखाया गया है। पेड़ पौधे सूर से प्रकाश लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, इसलिए हो जाएंगे प्राथमिक उत्पादक। इनको खाएगा हिरण, तो हिरण हो जाएगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता का अर्थ ही है कि जो उपभोग करे, यानी जो खा ले। तो जो उपभोग कर रहा है, इसको प्रयोग कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ देखिए शेर को दिखाया, शेर हिरण को खाएगा, तो शेर हमारा हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्त हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। किस ईंधन की न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? कौन सा ईंधन प्रयोग करने से दोस्त सबसे कम प्रदूषण होता है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी कोयला, डी हाइड्रोजन। तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण इसे कहते हैं किसी भी अवांछनीय पदार्थ का पर्यावरण में अधिक हो जाना या कम हो जाना हमारा प्रदूषण कहलाता है। वह पर्यावरण में हो रहा है, इसलिए इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार से होते हैं, जैसे जल प्रदूषण
वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऐसे कई प्रकार के होते हैं पर्यावरण प्रदूषण। जैसे जल में अवांछनीय पदार्थ यानी मल मूत्र का अधिक हो जाना तो जल प्रदूषण हो जाएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम कौन फैलाता है दोस्त? तो सबसे कम फैलाता है ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन करता है? हाइड्रोजन। इसलिए हमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। संकटापन्न प्राणी विशाल पांडा कहाँ पाया जाता है? ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी ब्राजील। मैंने देखिए दोस्त यहाँ पर विशाल पांडा की फोटो लगा दी है, या विशाल पांडा आप लोग देख सकते हैं। संकटापन्न प्राणी यानी संकटापन्न जो संकट से आपन्न हो, यानी संकट से वह धीरे धीरे विलुप्त हो गया हो, उसे हम कहते हैं संकटापन्न। तो संकट आने पर, जैसे इनका जलवायु परिवर्तन के कारण या वातावरण परिवर्तन के कारण धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए इन्हें संकटापन्न प्राणी कहते हैं। या विशाल पांडा या किस देश में पाया जाता है दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। हमारा सही जवाब हो जाएगा चीन। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के मुक्त होने के कारण हुई थी? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्त, यह हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यह हुआ था दोस्त। एक कंपनी थी जो कीटनाशक दवाओं का मतलब निर्माण करती थी दोस्त, उसमें एक गैस थी जिसके रिसाव के कारण यह भोपाल गैस त्रासदी हो गई, जिसमें 2500 आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो 2500 लोगों की मौत हो गई थी वहां पर, और लगभग 17,000 लोग पूर्ण रूप से विकलांग हो गए थे दोस्त, और 30,000 लोग आंशिक रूप से विकलांग हो गए थे। यहाँ बहुत क्षति हो गई थी दोस्त। यहाँ पर कौन सी गैस थी? तो वह गैस थी, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है दोस्त, वह होता है CH3NCO। इसका रासायनिक केमिकल फार्मूला जो है यही है। यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था। यहाँ पर ज़्यादातर शिशुओं के लिए, शिशु अपंग हो गए थे। भ्रूण यानी जो गर्भ में थे अपनी माता के, उनको बहुत नुकसान हुआ था। वे जो पैदा हुए अपंग रूप से पैदा हुई। ये मिथाइल आइसोसाइनेट जो होती है दोस्त, यह रंगहीन गैस होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, और यह जो है सांस में बड़ी प्रॉब्लम करती है, सांस लेने में या दम घुटने लगती है। इससे 2,500 लोगों की मृत्यु हो गई, यानी 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्त। यहाँ पर 2500 रहेगा, 2500 लोगों के आधिकारिक तौर पर। अब गैर आधिकारिक देखा जाए तो आंकड़े बहुत ज़्यादा बताए गए थे दोस्त। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त, हमारा प्रश्न संख्या 7। किस देश में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है? ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो कौन सा देश है जिसमें क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है? क्रिसमस हमेशा जो पड़ता है दोस्त, क्रिसमस डे, वो होता है हमारा 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा जो पृथ्वी है दोस्त, यह 2 गोलार्धों में बटा है, बीच से यह बटा है। जो उत्तरी ऊपर है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं दोस्त, और जो नीचे उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे जापान है, भारत है, अमेरिका है, ये सब उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। जब सूर्य, ये सूर्य है हमारा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने ध्रुव पर ऐसे धुरी पर घूमते घूमते, ऐसे धुरी पर घूमते घूमते चारों ओर इसके चक्कर लगाती है सूर्य के। तो जब यह घूमते घूमते चक्कर लगाती है, तो यह जब घूमते घूमते सूर्य की ओर चली जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध जब सूर्य की ओर होगा तो यहाँ पर गर्मी होगी। अगर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होगा तो यहाँ पर गर्मी होगी। तो जब 25 दिसंबर आता है तो सूर्य जो होता है वह दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध तो सूर्य की तरफ होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी गोलार्ध जो है या सूर्य की तरफ होता है, इसलिए यहाँ गर्मी होती है दिसंबर में, और उत्तरी गोलार्ध जो होता है यह होता है सूर्य के पीछे, इसलिए यहाँ सर्दी होती है। और 25 दिसंबर को अगर पूछा जाए गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में।
हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। अपना प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 8। गंगा कार्य योजना किसके सुधार के लिए शुरू की गई थी? ए पानी की गुणवत्ता, बी पानी का वेग, सी पानी की मात्रा, डी पानी का तापमान। तो जो गंगा कार्य योजना शुरू की गई थी दोस्त, गंगा नदी में जो है देखिए यहाँ पर बहुत से कूड़े कचरे थे जिससे गंगा हमारी मैली दिखती थी, इसलिए गंगा कार्य योजना लाया गया ताकि गंगा जल और गंगा नदी की साफ सफाई की जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी की गुणवत्ता, यानी इसको पानी को शुद्ध करने के लिए हमारे यहाँ गंगा कार्य योजना का प्रारंभ किया गया था। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? ए महोगनी, बी कैक्टस, सी देवदार, डी चंदन। तो मरुस्थलीय क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं दोस्त जहाँ पर मरुस्थल होता है, यानी मिट्टी जो होती है यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पानी की कमी पाई जाती है दोस्त, यहाँ पानी बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पर वही जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ नुकीली हो जाती हैं। तो दोस्त यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कैक्टस। ये देखिए मैंने यहाँ कैक्टस लगा भी दिया है दोस्त। एक कांटेदार होती है, इसकी कई वैरायटी होती है। देखिए एक वैरायटी ए हो गई, एक वैरायटी ए हो गई। इसको हिंदी में हम कहते हैं दोस्त नागफनी, नागफनी, इसको हिंदी में नागफनी कहते हैं दोस्त। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वे वनस्पतियां हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ए वरुण ग्रह, बी शनि ग्रह, सी बुध ग्रह, डी शुक्र ग्रह। तो जो टाइटन है प्राकृतिक उपग्रह किसका है दोस्त? तो हम जैसा कि जानते हैं जैसे पृथ्वी का जो प्राकृतिक, जैसे यहाँ देखिए अर्थ है, पृथ्वी अपनी है, इसका जो प्राकृतिक उपग्रह है दोस्त वो है चंद्रमा। और जो ये टाइटन है ये किसका है? तो ये जो है यह शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। शनि ग्रह देखिए यहाँ पर दिया गया, इसे छल्लों वाला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस ग्रह के चारों ओर ऐसे छल्ले बने होते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर बनाया गया है, छल्ले बने हैं, इसलिए इसे जो है छल्लों वाला ग्रह भी कहते हैं। इनकी संख्या जो छल्लों की संख्या होती है दोस्त वह 7 होती है। ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के बने होते हैं जो धीरे धीरे उसके चारों ओर घेरे रहते हैं शनि ग्रह के, इसलिए इसे छल्लों वाला ग्रह भी कहते हैं। किसको? शनि ग्रह को। और इसका प्राकृतिक उपग्रह टाइटन है। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं दोस्त। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। यह सुबह में जब आप लोग उठेंगे पृथ्वी से देखेंगे तो यह दिखता है, सुबह या सांझ को दिखता है, इसलिए इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन कहते हैं दोस्त। बुध ग्रह जो है ये देखिए सूर्य से मरकरी, यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक दिखाया गया है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह जब पूछे सूर्य से कौन है तो हो जाएगा हमारा बुध ग्रह। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी दोस्त आप लोगों को कि जो सूर्य है, सूर्य से नजदीक या दूर के क्रम में जो ट्रिक है उस मैंने बताई थी। बीएसपी नेता मायावती सेब खाती हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है दोस्त। यदि आप ना देखे हो तो पिछला वीडियो जरूर देखें। आगे चलते हैं दोस्त अपना प्रश्न संख्या 11। कौन सी बायोडीजल फसल है? ए जेट्रोफा, डी कपास, सी गन्ना, डी आलू। तो जो बायोडीजल होता है इससे फसल जो होती है इससे हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। देखिए मैंने यहाँ पर उस फसल का नाम, उस फसल की फोटो लगा दी है दोस्त जिससे हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेट्रोफा। जेट्रोफा से बायोडीजल प्राप्त होता है। पहले सरकार ने इसे लगाने के लिए फ्री में भी वितरित करवाया था, प्रधान के माध्यम से गाँव में इसे लगाया गया था। तो देखिए जेट्रोफा, इसमें छोटे छोटे फल आते हैं, इन्हीं फलों को निकालकर इसकी पेराई की जाती है और फिर इससे हमें डीजल की प्राप्त होती है जिसे हम बायोडीजल के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1982, बी 1986, डी 1992, सी 1992, डी 1996। दोस्त जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986।
ये क्यों लाया गया था? क्योंकि पर्यावरण जो है यह प्रदूषित हो रहा था। इसके संरक्षण के लिए, इसके रक्षा करने के लिए 1986 ईस्वी में कानून बनाया गया, जो संसद के द्वारा पारित किया गया था दोस्त। संसद के द्वारा पारित किया गया और 1986 ईस्वी में यह अधिनियम लाया गया था। इससे पहले में मैंने बताया था वन्य जीव अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम कब आया था दोस्त? वन्य जीव अधिनियम मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, यदि आप ना देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने वन्य जीव अधिनियम बताया था, जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम बताया था, वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम बताया था। यदि आप लोग पिछला वीडियो ना देखे हो तो उसे अच्छे से देखकर तैयार कर लें दोस्त, यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ए ग्लेशियर में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी वनीकरण। इस प्रश्न के कहने का अर्थ है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जो हमारा पृथ्वी है यह वायुमंडल से घेरे हुए है। वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित है। पूरी पृथ्वी जो है वायुमंडल से घेरे हुई है दोस्त। वायुमंडल से घेरे होने के कारण, वायुमंडल से घेरे हुए है ऐसे करके, ऐसे ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर जो है 5 मंडल हैं, वो वायुमंडल कहलाते हैं। ये पांचों मंडल जो दोस्त हैं, ये 5 मंडल, जैसे यहाँ सूर्य के प्रकाश जो है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया और फिर यहाँ जो हमारे मनुष्य या पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है दोस्त, CO2 गैस जो छोड़ी जाती है, यह वायुमंडल में आके फंस जाती है या ऊपर निकल नहीं पाती, जिससे क्या होता है, हमारा वातावरण धीरे धीरे गर्म होते हुए जा रहा है। अगर पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाए जाएं दोस्त, पेड़ पौधे जो है अधिक से अधिक अगर लगा दिए जाएं तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है, पेड़ पौधे जो है उसको अवशोषित कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषित कर लेंगे और अपना भोजन बनाएंगे, जिससे हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होना बंद हो जाएगा, हमारा वायुमंडल जो है गर्म होने से बच जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग वही है कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो पाएगी, गर्म नहीं हो पाएगी। ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो ग्लेशियर जो हैं, बड़े बड़े बर्फ वाले जो ग्लेशियर हैं पिघलेंगे, जब पिघलेंगे क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो बाढ़ हो जाएगा, फिर पूरा जो मानव जनजाति है और पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सभी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे दोस्त। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा जो CO2 छोड़ी जाए उसे पेड़ पौधे लेकर अपना भोजन बना लें CO2 को लेकर, और हमें ऑक्सीजन प्रदान कर दें, जिससे गर्मी भी कम हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हर वर्ष लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है। 2023 में कम गर्मी थी, जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया। 2024 में 2023 की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। अब तक सबसे ज़्यादा गर्मी जो 2023 में ही थी, लेकिन अब 2024 जो है 2023 की तुलना में अधिक गर्म हो जाएगा दोस्त। तो इससे बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। मैंने यहाँ पर दिखा दी है कि अगर अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे तो हमारी पृथ्वी ऐसे दिखेगी। अगर पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाएगी, धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, CO2 ज़्यादा हो जाएगा और हमारी यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, भूमि में दरारें पड़ जाएंगी, पानी की कमी हो जाएगी, तमाम जो है दिक्कत आ जाएगी दोस्त। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। कौन सी मिट्टी लावा से बनती है? ए लाल मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा, डी लेटेराइट मृदा। तो लावा कहाँ से प्राप्त होता है दोस्त? तो लावा जैसे ज्वालामुखी के फटने या आग्नेय चट्टानों के फटने से जो है लावा प्राप्त होता है। लावा में क्या है कि आग निकलती है, बड़े बड़े आग, मैग्मा यानी लावा टाइप के निकलते हैं, बड़े बड़े तरल पदार्थों के रूप में निकलते हैं, उसे हम कहते हैं लावा दोस्त। ये लावा क्या होता है कि पृथ्वी पे आके, ये लावा जब निकलती है, देखिए मैंने ज्वालामुखी पर दिखा दिया था, यहाँ से लावा निकला और ये पृथ्वी पर यहाँ पर गिरते हैं, कहीं पर भी गिरते हैं, धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होकर जो है यहाँ पर जो मिट्टी का निर्माण हो जाता है, वह कौन सी मिट्टी है जो लावा के कारण बनती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा, यानी काली मिट्टी। यह सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण करती है काली मिट्टी दोस्त। और यह जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, मतलब यहाँ जो कपास की खेती काली मृदा में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अच्छी होती है। तो अगर पूछा जाए कौन सी मिट्टी लावा से बनती है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा काली मृदा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15।
वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में पीछे समझाया है कि पराबैंगनी किरण जो कि सूर्य से निकलती हैं, ये सूर्य से निकलती है पराबैंगनी किरण, इसे हम जो है दोस्त यूवी रेज भी कहते हैं, यूवी किरणें भी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होती हैं। यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट होता है। यह हमारे त्वचा में त्वचा कैंसर पैदा कर सकती हैं। यह इन लोगों को रोकने के लिए सोखता जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन परत इन्हें सोख लेता है। ओजोन लेयर जो होती है इन्हें सोख लेता है, इन्हें रोकता है कि आप मतलब मच जाइए। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो ओजोन परत। इसका क्षरण हो रहा है धीरे धीरे, या जो है कम होता जा रहा है, क्षरण हो जा रहा है, इसका नुकसान होता जा रहा है। तो जिसके लिए हमने बताया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, या 1994 में यूएनओ के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि 16 सितंबर से जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ऑप्शन में तो हमारा ओजोन परत है नहीं, तो ओजोन परत जो पाया जाता है मैंने बताया कि समताप मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। और समताप मंडल देखिए यही क्षोभ मंडल है ये दोस्त, इसके ऊपर जो है ए वाला देखिए ये समताप मंडल है। तो हमारा जो समताप मंडल है यहीं पर देखिए जहाजें उड़ती हैं, जो वायुयान है हमारी, ये समताप मंडल में देखिए उड़ रहा है। समताप मंडल में वायुयान जो है उड़ती है दोस्त। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। ये देखिए पांचों परतें यहाँ पर दर्शाई गई है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। मध्य मंडल को दोस्त आयन मंडल भी कहते हैं, सॉरी ताप मंडल को आयन मंडल कहते हैं दोस्त। और मध्य मंडल जो है दोस्त, मध्य मंडल जो सबसे ठंडा मंडल है, यहाँ पर सबसे ठंडा रहता है इसलिए ठंडा मंडल है। आगे प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? झीलों का शहर यानी अंग्रेजी में इसे लेक सिटी भी कह सकते हैं आप। ए इंदौर, बी भोपाल, सी उज्जैन, डी ग्वालियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। मैंने यहाँ देखिए झील को दर्शाया है। झील क्या होते हैं दोस्त? तो आप लोग जो तालाब देखते हैं, तालाब जो होते हैं ये छोटे होते हैं, और जो झील होते हैं दोस्त ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई किलोमीटर, और इनकी गहराई जो होती है कई किलोमीटर में होती है, इसे हम झील कहते हैं दोस्त। झील बनते कैसे हैं? भूस्खलन होता है, भूम का जो है प्लेटें खिसकती हैं, जिसके भूम जो है, जब नीचे जो भूम बनी है कई प्लेटों से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है। जब ये प्लेटें खिसकती हैं तो भूकंप आता है, उसी से भूस्खलन हो जाता है, और ये जो बड़े बड़े हिम होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये नदी के रास्ते में गिर जाते हैं। जब नदी के रास्ते में गिर जाते हैं पानी जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, और किसी किनारे ऐसे पानी इकट्ठा हो जाती है बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसे हम कह देते हैं कि यह झील है दोस्त। तो हमारा झील हो जाता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं दोस्त। हमारा प्रश्न संख्या 17। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? काम, वेतन, गौरव, छात्रों का विश्वास। तो दोस्त एक शिक्षक जो होता है सही मामले में देखा जाए तो एक शिक्षक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है उसके लिए उसके छात्रों का विश्वास होता है। अगर उसके छात्र उस पर विश्वास ना करें तो उसे वो चाहे जितना अच्छा कार्य कर ले कोई फायदा नहीं होगा, कितना भी वेतन उसे दे दिया जाए उसका कोई फायदा नहीं, कितना भी गौरवशाली हो उससे उसे कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर छात्रों का विश्वास है उस पर तो वह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कहलाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम, सी मेथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त हीलियम। हीलियम जो है वह हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसको याद करने का एक ट्रिक है दोस्त जो मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट, इसका याद करने की ट्रिक ये है कि ग्रीन हाउस गैसों के नाम कैसे याद करेंगे। ओ मीना कल काजल लगाना, कोई मीना नाम की लड़की है उसे आप बोलिए ओ मीना कल काजल लगाना, तो ओ से हो जाएगा ओजोन, ओ से ओजोन हो जाएगा, यानी ग्रीन हाउस गैस जो है ओजोन है। मीना से हो जाएगा, मी से मेथेन हो जाएगा, और ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, और कल से हो जाएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन, और का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से हो जाएगा जलवाष्प, और लगाना अपने से आप जोड़ लीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। ओ मीना कल काजल लगाना, तो इसका ओ से ओजोन, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस गैसों के नाम है। इसके अलावा जो आए वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्त। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ए डेसिबल, बी जूल, सी न्यूटन, डी नैनो इकाई। तो जो ध्वनि की प्रदूषण है उसको मापा जाता है, जैसे टेम्परेचर आप लोग मापते हैं, जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, टेम्परेचर यानी बुखार, तो वह थर्मामीटर लगा के मापता है। जैसे थर्मामीटर रहता है, इसको जो इसका पेन टाइप का होता है उसको या तो जीभ के नीचे रखने के लिए बोलता है, या तो आपको बाह के जो है बाह उसके नीचे रखने को बोलता है। यह इलेक्ट्रिकल होता है, यहाँ पर लिख कर आता है आपका टेम्परेचर कितना, इसे थर्मामीटर कहते हैं। डिजिटल और डिजिटल भी आता है दोस्त, और एनालॉग भी आता है, इन दोनों प्रकार से आता है दोस्त। ये जो थर्मामीटर मापा जाता है, इसी प्रकार जो है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है वह जो है डेसिबल से मापा जाता है। देखिए आपका डेसिबल मैंने यहाँ दिखा दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है, सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सिल्क सिटी या रेशम का शहर। सिल्क का हिंदी में जो अर्थ होता है वह रेशम होता है दोस्त, यानी रेशम शहर किसे कहा जाता है? सिल्क सिटी या रेशम शहर। ए भागलपुर, बी हमीरपुर, सी कासगंज, डी पटना। तो जो सिल्क सिटी कहा जाता है दोस्त वो भागलपुर का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। अगर पूछे भारत में सिल्क सिटी किसे जानते हैं कहते हैं तो वो हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर है कहाँ दोस्त? तो भागलपुर है हमारा बिहार में, बिहार का एक जिला है भागलपुर, उसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दुनिया या भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म, बी हुबली प्लेटफॉर्म, सी पीर पंजाल, डी चनानी नासरी। तो दोस्त जो भारत या दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह अभी हाल ही में बनाया गया है, वह हुबली प्लेटफॉर्म है। यह है कहाँ पर दोस्त? यह कर्नाटका में है, यह कर्नाटक में है। हुबली प्लेटफॉर्म कर्नाटक में है। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी, इसका पूरा नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली जंक्शन। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म या भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह कर्नाटका में उपस्थित है। इससे पहले दोस्त यह गोरखपुर में जो प्लेटफॉर्म था यह था दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। इसकी जो लंबाई है दोस्त हुबली प्लेटफॉर्म की, यह 1507 किलोमीटर, मतलब 1507 किलोमीटर में यह बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आप लोगों को चित्र के माध्यम से, यह हुबली जंक्शन है। हुबली जंक्शन है जो कर्नाटका में, यहीं पर ही सबसे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म या भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला किस जिले में लगता है? ए मथुरा, बी कानपुर, सी हमीरपुर, डी झांसी। तो जो सर्वाधिक मेला लगता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में दोस्त? तो वह लगता है मथुरा में। कितने मेले लगते हैं मथुरा में? कुल 86 मेले लगते हैं दोस्त। कानपुर में कुल 79 मेले लगते हैं, जबकि हमीरपुर में भी कुल 79 मेले लगते हैं दोस्त। तो सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? तो लगता है मथुरा में। कानपुर एक और फेमस है दोस्त, आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ पर जेके टेम्पल है, जेके मंदिर है। अगर पूछे आप लोगों को प्रश्न में कि जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह हमारा कानपुर में है। किसकी है ये? तो कृष्णा जी की है। यह कृष्ण जी की मंदिर है। तो जेके टेम्पल कहाँ पर है? कानपुर में है। मथुरा 86 मेले यहाँ पर लगते हैं दोस्त, सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश के कहाँ पर लगते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मेला किस जिले में लगता है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी पीलीभीत, डी सीतापुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी पीलीभीत। पीलीभीत में सर्वाधिक सबसे कम मेले लगते हैं। न्यूनतम यानी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। सबसे ज़्यादा कहाँ लगते हैं? तो लगते हैं सबसे ज़्यादा मथुरा में। कितने लगते हैं? 86 मेले लगते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगते हैं दोस्त। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का मेला है जहाँ पर हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं? ए फूल डोल मेला, बी नौचंदी मेला,
सी देवा शरीफ मेला, डी बटेश्वर मेला। ये जो फूला डोल मेला है दोस्त, यह हमारा कहाँ पर लगता है? तो यह राजस्थान में लगता है, राजस्थान में लगता है। और जो नवचंडी मेला है दोस्त, ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है मेरठ में, अपने उत्तर प्रदेश में। देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है दोस्त? तो यह लगता है बाराबंकी में, बाराबंकी में जो है देवा शरीफ मेला लगता है। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। तो जो ऐतिहासिक मेले लगते हैं सबसे, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं दोस्त, वह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौचंडी मेला। नौचंडी मेला मेरठ पर में लगता है और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। इसे हिंदू या मुसलमान की एकता का प्रतीक कहते हैं। नौचंडी मेला को जो हिंदू प्लस मुसलमान एकता का प्रतीक कहते हैं, कि एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों आ रहे हैं इसलिए इसे दोनों हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक कहते हैं दोस्त। नेक्स्ट, ये देखिए नौचंडी मेला क्यों लगता है? एक देवी हैं हिंदू धर्म में दोस्त, जिन्हें हम नौचंडी देवी के नाम से जानते हैं, इसलिए नौचंडी मेला लगता है। और मेरठ में ही एक मुसलमानों का जो है दरगाह आता है, बाले खान का। बाले खान जो है उनकी दरगाह है, कहाँ पर? मेरठ में। और वहीं पास में ही नौचंडी देवी का मंदिर भी है, इसलिए इन दोनों के नाते यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं नौचंडी मेला में। और नौचंडी मेले को हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक के रूप में जाना जाता है दोस्त। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के पास वाली मंडल कौन सी है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। तो दोस्त, जो वायुमंडल है, पृथ्वी की सतह जो वायुमंडल है दोस्त, यह 5 भागों में विभाजित है। 1 2 3 4 5। ये हमारा पृथ्वी हो गया, यहाँ नीचे दिखाया गया है सफेद में जो पृथ्वी। और ये जो पहला मंडल है इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है तो हमारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक या पास वाला कौन सा मंडल है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। इसके बाद दूसरा जो मंडल है दोस्त, ये समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल। आयन मंडल को ही हम ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। और आखिरी जो है दोस्त वह है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो आकाशीय घटनाएं देखिए, यहाँ बादल, बारिश होना, बादल जो होते हैं घेरते हैं, यह हमारे होते हैं क्षोभ मंडल में। और जो वायुयान उड़ते हैं वह हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं। और यहीं पर ओजोन लेयर भी पाया जाता है, O3। O3 का मतलब ओजोन गैस होता है। ओजोन गैस, ओजोन लेयर जो बनी होती है ओजोन गैसों से ही बनी होती है, परावैंगनिक किरणों को अवशोषण करती है। तीसरा मंडल हमारा मध्य मंडल है, यह सभी मंडलों में सबसे ठंडा मंडल है। चौथा मंडल आयन मंडल है, यानी तापमान मंडल भी इसे कहते हैं, ताप मंडल। आखिरी है बहिर्मंडल, यहाँ पर जो है बिजली के तूफान आते हैं, अग्नि यहाँ पर वर्षा होती है दोस्त, ये हमारा बहिर्मंडल है। नेक्स्ट दोस्त, हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्त। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्त, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्त, थैंक यू।